आपको पता है अगर ये एंगल है अल्फा, तो ये टोटल सरफेस जो है, ये टोटल सरफेस यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा बच्चों, इसी का फॉर्मूला है यहाँ पे ओमेगा बराबर वेक्टर ओसी कैसे निकालेंगे, तो सी के पोजीशन वेक्टर में से ओ के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। तो देखो बच्चों सी का पॉइंट क्या है, A0A। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट में। आज मैं जेईई मेंस का, क्लास 12 का, 11th का, सबका फिजिक्स का सिलेबस लेकर के आया हूं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट का इससे पहले हम लोगों ने 13 लेक्चर कर चुका है। अब हम लोग 14th लेक्चर में सीखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो बच्चों, जो आगे का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर समझना होगा, और एरिया वेक्टर के साथ साथ सॉलिड एंगल भी समझना होगा, ताकि हम लोग गॉसेस लॉ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अपने वेक्टर का तो नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है वेक्टर, पूरे वर्ल्ड में फेमस है फिजिक्स में। तो एक्चुअली क्या है बच्चों कि वेक्टर वो होता है जिसमें यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और उसके साथ साथ वो ट्रायंगल रूल को फॉलो भी करता हो। ठीक है, वेक्टर के सारे नियम का पालन करता हो, सदिश के सारे नियम का, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर, जो कि एक रूल, पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है, ट्रायंगल रूल को। इसमें यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होता है। तो एरिया भी एक तरह का वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, आप जानते हो, फोर्स वेक्टर है, उसी तरह से एरिया भी एक वेक्टर है। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड तो सब जानते हो। जैसे मान लो मैं एक स्क्वायर बनाऊं, यहाँ पे स्क्वायर, ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा स्क्वायर है, इसका साइड है। अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछूं तो आप बोलोगे सर साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका एरिया होगा। लेकिन इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? तो जैसे कि देखो, आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड भी एक तरह का एरिया है। ये बोर्ड, इसी बोर्ड पे हमने बना दिया एक स्क्वायर, और स्क्वायर का यदि एरिया आप डिटरमाइन करना चाहते हो, तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ये स्क्वायर के सरफेस के, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे बात को? यानी कि ये आपकी तरफ होगा। ठीक है, ये एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा। जैसे मान लो इसी स्क्वायर को, वर्टिकल को मैं हॉरिजॉन्टल में रख दूं, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऐसे बनाऊं, ये एक स्क्वायर है जो जमीन पे रखा हुआ है, जो जमीन पे रखा हुआ है। तो स्क्वायर का सरफेस ये हो गया। अब बोलेगा इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? तो बच्चों स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, हम लोग को क्या करना है, इस स्क्वायर के सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी इसके एरिया का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये एरिया का डायरेक्शन होगा। इसको वेक्टर ए से आप डिनोट कर सकते हो, और ये सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप बोलोगे सर आप परपेंडिकुलर इधर डाल रहे हो, इधर भी तो डाल सकते हो नीचे, यानी ये एरिया का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। बिल्कुल आप सही हो। यदि ये 2 डायमेंशनल एरिया है, तो इस एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है, और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकता है, यानी इस एरिया का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है बच्चों। परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, ये एरिया का डायरेक्शन होगा। अगर इधर हो जाएगा, मान लो सपोज करो इधर की तरफ है एक यूनिट वेक्टर जे कैप है, यदि मैं एरिया का मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये ए लिखूं, और इसका डायरेक्शन किधर है, जे कैप की तरफ, और इसका डायरेक्शन देखो किधर की तरफ है, माइनस जे कैप की तरफ, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो केवल डायरेक्शन का अंतर होगा, ठीक है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल एरिया जो होगा, इसमें दोनों तरफ डायरेक्शन होता है बच्चों। तो आइए एरिया वेक्टर को, आई होप कि आप इसको फील कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। ये फीलिंग क्या है, एरिया वेक्टर क्या है? इट्स अ वेक्टर perpendicular to surface, या perpendicular to a given surface। जो सरफेस आपको दिया हुआ है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, उसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब इसे जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं 2 डायमेंशनल एरिया। 2 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, आप कोई बॉडी ले लो, और इस बॉडी का निकालो, बॉडी एरिया निकालो, ये बॉडी नहीं, 2 डायमेंशनल बॉडी है, उसके एरिया का डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। इसका एरिया वेक्टर देखते हैं, वेक्टर, अरे ट्रैक्टर। तो सपोज करो
ये मेरा है y एक्सिस, ये मेरा है x एक्सिस, ठीक है, और ये इधर की तरफ z एक्सिस है, x y और z तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और मैं यहां पे एक सरफेस ले रहा हूं बच्चों, देखना ध्यान से जरा, मैं यहां पे एक ZX प्लेन में मैंने बनाया एक स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर का नाम है OABC, ठीक है, यानी मैंने जेड एक्सिस इधर की तरफ है बच्चों और ये एक्स एक्सिस है, इस प्लेन में मैंने एक स्क्वायर को रखा है। इस स्क्वायर का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा। मैंने इसका साइड ले लिया है ए, इसका भी साइड ले लिया है ए, और ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। स्क्वायर में सारा एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, इसका एरिया ये होगा, ये वाला ये एरिया होगा, ये एरिया होगा बिल्कुल। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, ये इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सरफेस के, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। अगर मैं मान लूं कि इधर की तरफ एरिया वेक्टर मैं लिखूं वेक्टर A1, अब मैंने A1 क्यों लिखा इसको भी समझना जरा। ये डायरेक्शन देखो बच्चों, ये x है, इसको मैंने y बोल दिया, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग, जो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों? माइनस j कैप। चलो, इसका यदि मैं एरिया पूछूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। तो एरिया वेक्टर लिखने के लिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। और ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है? पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, तो मैं यहां पे लगा दूंगा j कैप। अब आप बोलोगे सर अभी आप बोले थे कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ भी होगा। बिल्कुल होगा, आप नीचे की तरफ भी डायरेक्शन ले सकते हैं इस एरिया का, एरिया वेक्टर का। मैंने इधर की तरफ डायरेक्शन कर दिया नीचे की तरफ, और ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसको मैंने बोल दिया A2। हालांकि A1 A2 का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम होगा। A1 A2 का मतलब, कहने का मतलब एरिया तो a स्क्वायर ही है, तो आप इसको A1 मानो चाहे A2 मानो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, a स्क्वायर ही रहेगा। अब ये वेक्टर जो होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड तो a स्क्वायर ही होगा, यानी स्क्वायर का जो एरिया होगा ये तो a स्क्वायर ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो किधर की तरफ है? ये माइनस j कैप की तरफ है, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस j कैप, दैट इज माइनस a स्क्वायर j कैप हो जाएगा एरिया वेक्टर। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पे कि अगर मैं यहां पे इस प्लेन में, जैसे सपोज करो कि ये XYZ एक्सिस, ये मैं मान लूं, एक मैं यहां पे सर्कल ड्रॉ करने वाला हूं, ये है x, ये है y, ये है z, और इस बार हम लोगों ने YZ प्लेन में एक सर्कल कंसीडर किया। YZ प्लेन में, इस प्लेन में देखो ये y है और ये z एक्सिस है, इधर की तरफ y एक्सिस, इधर की तरफ z एक्सिस, तो YZ प्लेन जो होगा ये होगा बच्चों, और इस प्लेन में मैंने एक सर्कल डाला है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सपोज करो, ये भी एग्जांपल ही समझो, एग्जांपल, रेडियस दिया हुआ है समझो बच्चों, और दिया हुआ है, ऐसा है, ऐसा सर्कल है, इस पे सर्कल है, ठीक है। इसको मैं सामने करूंगा तो ये पूरा आपको गोल दिखेगा, इधर की तरफ कर दिया तो ये एरिया दिखेगा आपको, ये। तो ये सर्कल है कौन प्लेन में? YZ प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन है, ठीक है। अब इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? तो मैं इस पे हाथ पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा और इधर की तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेकिन सर्कल का एरिया तो आप जानते हो क्या होता है, तो इस सर्कल का एरिया, ये भी 2 डायमेंशनल एरिया है बच्चों, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, मतलब कौन एक्सिस की तरफ? x एक्सिस की तरफ। इस एरिया को, एरिया वेक्टर को मैं मान लेता हूं A1, ये एरिया वेक्टर है A1, इधर की तरफ एरिया कितना होगा? तो बच्चों इस सर्कल का एरिया कितना होगा? सर्कल का एरिया सब जानते हो, पाई r स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो बच्चों किधर की तरफ है, चूंकि ये सर्कल जो है ये YZ प्लेन में है, तो YZ प्लेन में जो डायरेक्शन होगा एरिया का, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इधर की तरफ कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस, और x एक्सिस की तरफ आप यूनिट वेक्टर क्या लेते हो? i कैप, तो मैं यहां पे लगा दूंगा i कैप, पाई r स्क्वायर i कैप। क्लियर है? अगर मैं, आप बोलोगे सर्कल ऐसे है सर, तो डायरेक्शन तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। ये एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर होगा। एक मैं पूरा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये लाइन। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ये डायरेक्शन आप कहीं भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं सेंटर पे दिखाओ, यहां भी दिखा दो, यहां भी दिखा दो, यहां भी दिखा दो, डायरेक्शन तो सेम ही होगा एरिया वेक्टर का, ठीक है। इधर की तरफ मैंने एरिया वेक्टर मान लिया वेक्टर A2, और इसका मैग्नीट्यूड तो बच्चों पाई r स्क्वायर ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ i कैप है यूनिट वेक्टर, तो इधर की तरफ माइनस i कैप हो जाएगा।
ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरिया में क्या होता है बच्चों, टू डायमेंशनल बॉडी में कि एरिया का डायरेक्शन दोनों ओर हो सकता है, सरफेस के इधर भी हो सकता है, सरफेस के इधर भी हो सकता है। क्लियर है ये? तो अब हम लोग करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल बॉडी रहेगा, चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। थ्री डायमेंशनल बॉडी रहेगा बच्चों, तो किस तरह से हम लोग एरिया वेक्टर निकालेंगे, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों एक चीज और पढ़ लो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आप पढ़े होगे, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर है मान लो, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस भी एरिया का डायरेक्शन देता है बच्चों, आपको पता होगा जो वेक्टर पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। इस ए और बी से बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा, देखो ये दोनों वेक्टर ओ पॉइंट पे आके मिल रहा है सपोज करो, तो ये वेक्टर, इसका नाम मैं, इस पॉइंट का नाम ए दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूं। इस दोनों वेक्टर से, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है बच्चों, यानी कि ए इधर की तरफ है और बी इधर की तरफ है, इसी प्लेन में है। जैसे मैं यहां हाथ रखूं तो एक ए इधर की तरफ, जरा इमेजिन कर सकते हो आप, और बी इधर की तरफ है। ठीक है, इसी प्लेन में, मेरे हाथ के प्लेन में, ऐसा सोचना यहां। और यहां पे देखो, इस ए और बी से बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा, जैसे इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दिया, इसके पैरेलल भी एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा बच्चों। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, मैंने इस पॉइंट को मान लो बोल दिया सी। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा बच्चों, ये एरिया क्या देता है, ए क्रॉस बी देता है। ए क्रॉस बी निकालोगे, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े होगे दो वेक्टर का, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, अगर मैंने मान लिया ए इधर की तरफ और बी इधर की तरफ, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। और ए क्रॉस बी जो होता है बच्चों, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, बी के भी और ए के भी, तो आप इसे एरिया वेक्टर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ये एरिया वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है बच्चों, जो वैल्यू आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल है, और एन कैप, ये एक्चुअली में क्या देता है, ये देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स formed by two vectors A and B as adjacent side। A और B पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स कहलाएगा। इसी दोनों को साइड मान करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका एरिया होगा ए क्रॉस बी, और जिसका वैल्यू होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप के बराबर। आपको तो पता ही होगा कि आई क्रॉस आई बच्चों जीरो होता है, जे क्रॉस जे भी जीरो होता है, जे क्रॉस जे, और के कैप क्रॉस के कैप भी जीरो होता है, यानी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है। उसके बाद आपको इतना भी पता होगा, आई क्रॉस जे का वैल्यू के कैप के बराबर होता है, जे क्रॉस के कैप आई कैप के बराबर होता है, और के क्रॉस आई जो होता है वो जे के बराबर होता है, जे कैप के बराबर होता है। तो इसका यूज करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है तो। ठीक है, एक और तरीका है ए क्रॉस बी निकालने का, वो सब आप वेक्टर में पढ़े होंगे, मुझे यहां से हिंट देना था बच्चों कि कैसे एरिया निकालते हैं। चलो, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल बॉडी का एरिया निकालना। ठीक है, तो आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये बच्चों जेईई मेन में इससे रिलेटेड, यानी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन आ चुका है। किसमें, जेईई मेन में ये नहीं आया है कि एरिया वेक्टर निकालो। ठीक है, इससे रिलेटेड फ्लक्स निकालने के लिए बोलता है, लेकिन उसमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो कि ये किस तरह का फिगर है, किस तरह का फिगर है। देखो ये है एक्स एक्सिस हमारे लिए, एक्स एक्सिस इधर की तरफ है बच्चों, इधर की तरफ, ये है जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस आपका। ये पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ है 0 a 0, एक पॉइंट यहाँ है a और एक पॉइंट है a 0, यानी चारों साइड इसका क्या है, बराबर है। ठीक है, और बच्चों ये दिया हुआ है कि ये एक स्क्वायर है। ये क्या है, क्वेश्चन में पता है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे साइड के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर कैसा है मैं ये बता सकता हूं आपको। स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे एक बुक लेता हूं, इसके सरफेस को देखना बच्चों। ठीक है, कितना बुक है, हाँ, इसके सरफेस को, तो ये देखो बच्चों,
ये जो इसको सपोज करो स्क्वायर है, ये तो है रेक्टेंगल वैसे स्क्वायर सपोज कर लो, ये बच्चों ये स्क्वायर ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। अब बताओ आपको कैसा दिखेगा, ये स्क्वायर ऐसे है, ये ऑरिजिन है और ये यहाँ पर पॉइंट है, और ये जो ए पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ है। समझना बात को, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे इमेजिन कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट 0a0 है, और ये साइड का स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, देखो ये 0 0 0 है, ये 0a0 है, तो ये साइड कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसका एरिया वेक्टर निकालना है बच्चों। तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर का यूज करेंगे, वेक्टर का यूज करेंगे। अब देखो कैसे, मैं मान लेता हूं कि ये ऑरिजिन है O, इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B, इस पॉइंट को मान लेता हूं C, सबका कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। किसी भी तरह मुझे दो वेक्टर निकल जाए, जैसे मैं यहां से यदि वेक्टर OA निकाल लूं और OC निकाल लूं, इस दोनों का बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये एरिया वेक्टर देगा, ये एरिया वेक्टर देगा। स्क्वायर ऐसे नहीं है, ऐसे है, टिल्टेड स्क्वायर है, थोड़ा सा ये इस प्लेन में नहीं है, बोर्ड के प्लेन में नहीं है बच्चों, ऐसे है। तो ये जो ये वाला बी जो वाला पॉइंट होगा, ये एक प्लेन में ये एक 3D स्पेस में आ जाएगा, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट किया हुआ है ए एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट होगा। अब बच्चों यदि आप वेक्टर पढ़े हुए तो इतना तो जरूर पता होगा कि वेक्टर, अब लिखते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं, मैं सॉरी यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। वेक्टर वही निकालो, कोई भी दो वेक्टर निकालो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, एरिया वेक्टर मिल जाएगा। ओए वेक्टर कैसे निकालोगे बच्चों, ए वेक्टर कैसे निकाले, तो बच्चों इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को घटा दो, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो जरा, 0 में आई कैप लगा दो, ए में जे कैप लगा दो, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट और फिर जेड कोऑर्डिनेट, 0 जे कैप लगा दो, ठीक है। इसमें से आपको माइनस कर देना है इसको, 0 आई कैप को प्लस 0 जे कैप को और प्लस 0 के कैप को, ये आपको दे देगा वेक्टर ए। आप पढ़े होंगे ये चीज कि वेक्टर ओए कैसे निकाला जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैं यहां से वेक्टर ओए निकालूंगा, तो ये वैल्यू जो आएगा बच्चों, 0 में से 0 जाएगा, 0 ए में से 0 जाएगा, ए बचेगा, तो ए जे कैप से बच रहा है, ये भी 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी ये वेक्टर जो है ए जे कैप के बराबर है, ठीक है। उसी तरह आप वेक्टर ओसी निकाल लो, वेक्टर ओसी रे, वेक्टर ओसी कैसे निकालेंगे, तो सी के पोजीशन वेक्टर में से ओ के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। तो देखो बच्चों, सी का पॉइंट क्या है, A0A को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए में लगा दोगे आप आई कैप, ए में लगा दोगे आई कैप, 0 में जे कैप और ए में के कैप, 0 जे कैप प्लस ए के कैप, और इसमें से सी के पोजीशन वेक्टर में से ओ के पोजीशन वेक्टर को घटा दीजिए। ओ कितना है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, देखो इसका पोजीशन वेक्टर है 0 0 0 0 0 0 का, तो बच्चों यहाँ पे ओसी बराबर हो जाएगा, देखो सिर्फ बचेगा ये और ये, बाकी तो 0 घटाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 घटाने से, 0 वेक्टर घटाने से, तो यही रह जाएगा ए आई कैप प्लस ए के कैप, ठीक है। देयरफॉर इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कैसे मिलता है, इसी दो वेक्टर से, देखो इसी दो वेक्टर से ओए और ओसी को क्रॉस करेंगे तो मुझे ये इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, मतलब ये स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड है स्क्वायर का, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कैसे मिलेगा, आप ओए और ओसी को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ओए क्रॉस हसी, है क्रॉस हसी, तो वही कितना हो जाएगा बच्चों, ओए ओए, तो ओए ओए ये है, ओए 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 ए जे कैप है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ओसी के साथ, ओसी के साथ ए आई कैप प्लस ए के कैप, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना जरा। तो ये हो जाएगा बच्चों, ए जे कैप को ए आई कैप से गुना करोगे तो ए और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जे क्रॉस आई करोगे तो क्या होगा, आई क्रॉस जे के देता है, तो जे क्रॉस आई क्या देगा, माइनस के कैप, ठीक है, प्लस ए जे कैप को ए के कैप से मल्टीप्लाई करो, ए और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, और जे क्रॉस के करोगे तो, जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा बच्चों, आई, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर के कैप प्लस ए स्क्वायर आई कैप, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर को मैं ए बोल देता हूं, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप माइनस ए स्क्वायर के कैप, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो इसका एरिया वेक्टर भी, एरिया का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये बच्चों एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, ए जे कैप आएगा और यहाँ पे ए आई कैप प्लस ए के कैप आएगा। तो वो एक जे क्रॉस आई मैंने किया है, फिर जे क्रॉस के आई आ गया। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? यानी ये एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, ये ऐसे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ऐसे है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये कुछ आएगा। ठीक है, इधर की तरफ। और ये एरिया वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, इसका यूज भी करेंगे हम लोग बच्चों फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, आजा आई बहार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, ये देखिएगा। अब मैं लेने जा रहा हूं 3 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी। और 3 डायमेंशनल बॉडी का एरिया वेक्टर हम लोग, उसके सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? 3 डायमेंशनल एरिया, 3 डायमेंशनल बॉडी लिखते हैं एरिया नहीं, एरिया 2 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल बॉडी, और इसका निकालने वाला हूं मैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर रे, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या कहा बच्चों? देखो बच्चों, एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल एक बॉडी मुझे बनाना है। तो मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं एक क्यूब। ये क्यूब है बच्चों, ये क्यूब है रे, यही है वो क्यूब। चलो ठीक है, इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले कि क्यूब में आपको पता होगा 6 फेसेज होते हैं। क्यूब में 6 फेसेज होते हैं, ये तो पता होगा इतना। ठीक है, 6 फेसेज हैं। तो यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं। ये मैंने सबसे पहले लिया एक क्यूब लिया, क्यूब। और क्यूब में होते हैं 6 फेसेज, और 6 फेसेज का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, जैसे सपोज करो मैं एक ये फेस ले रहा हूं, ये फेस क्यूब का साफ साफ दिख रहा होगा, ये साइड वाला फेस है बच्चों, ऐसा। इस क्यूब का जो ये वाला फेस है, ये इधर की तरफ है, और इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगा बच्चों एरिया का, ये इसके एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये एरिया वेक्टर होगा। A1 मैंने बोल दिया इसको। ठीक है, मैंने इसको मान लिया सरफेस नंबर 1। ठीक है, उसके ही अपोजिट में देख लो, यहां इसके ठीक सामने, जैसे आपके सामने एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, तो एरिया वेक्टर का जो 3 डायमेंशनल बॉडी रहता है, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। जैसे मैं यहां पे दिखा दूं, यहां पे मेरे पास एक क्यूब नहीं है, लेकिन क्यूबाइड तो है, ये क्यूबाइड है बच्चों। ठीक है, ये है। अब मैं बोलूं कि इसमें 6 फेसेज, एक फेस ये हो गया, एक फेस पीछे, एक फेस ये, एक फेस ये, 4 हो गया, एक फेस यहाँ ये वाला, और एक फेस नीचे, 6 फेस हो गया। अब इस फेस का बोलेगा डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो ये एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं होगा। 3 डायमेंशनल बॉडी में याद रखना है, अंदर की तरफ डायरेक्शन नहीं होता है, ये बाहर की तरफ ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये फेस की बात करूं, तो इस फेस का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, एरिया वेक्टर होगा, ये इधर की तरफ होगा, और इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से, इसी बुक की तरह इसको भी आप ले सकते हो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी 6 फेसेज हैं, और एरिया वेक्टर जो आएगा इसमें जितना का भी, वो आएगा आउटवर्ड। ये चीज याद रखिएगा, बाहर की तरफ होता है। तो मैं ये जो फेस ले रहा हूं, ये वाला, इस फेस का भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा बच्चों, ये इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। ये एरिया वेक्टर 2 मान लिया मैंने, यानी ये दूसरा सरफेस मैंने मान लिया 2, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2, ये हो गया। अब देखो जरा, ये नीचे वाला एक फेस देखो बच्चों, ये वाला फेस, ये फेस देखोगे। ठीक है, इस फेस का जो डायरेक्शन होगा, ये नीचे वाला फेस है, इस फेस को मैंने 3rd नंबर फेस बोल दिया, सपोज 3 नंबर फेस। इस फेस का जो डायरेक्शन होगा, ये नीचे की तरफ होगा, बॉडी के अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा, और ये एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इस वेक्टर को मैंने बोल दिया A3। उसी तरह इसके ऊपर भी एक एरिया देख सकते हो बच्चों, ये एरिया, यानी जैसे आप किसी रूम में आप फर्श देखो और सीलिंग देखो। ठीक है, सीलिंग का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, मतलब रूम से दूर जाता हुआ, और फेस का डायरेक्शन, ये जो सरफेस रहेगा नीचे, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। यानी ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और ये जो फेस है, ये फेस ऊपर की तरफ जो है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। और मैंने मान लिया इसको सरफेस नंबर 4, और ये एरिया वेक्टर हो गया A4 के बराबर। क्लियर है? चलो, इसमें 2 फेस और बचा बच्चों, एक सामने वाला फेस और एक इसके पीछे वाला फेस। ये फेस बचा, ये आमने सामने का फेस। ये जो सामने फेस होगा बच्चों, जो कि मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये वाला फेस देखो जरा,
ये वाला सामने वाला फेस देखो, इस फेस का जो डायरेक्शन होगा, इस फेस को मैंने बोल दिया ये फेस नंबर है 5, ये फेस नंबर 5, ठीक है। इस सामने वाला फेस का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, यानी इस फेस का जो डायरेक्शन होगा ये बाहर की तरफ होगा और ये हो जाएगा A5। अब बच्चों इसको समझना जरा, ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन इधर की तरफ है बच्चों। आप बोर्ड पे ऐसे लाइन कैसे खींचो, ठीक है, इधर की तरफ मैंने दिखा दिया, इस सामने की तरफ है। उसी तरह इसके पीछे एक एरिया है जो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इस एरिया का डायरेक्शन बच्चों किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, इधर की तरफ। इस एरिया को मैंने बोल दिया ये एरिया नंबर 6 है और ये A6 का डायरेक्शन होगा। ये जो एरिया होगा पीछे वाला, एक आगे सरफेस एक पीछे है, इस पीछे वाले एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, दिख रहा होगा शायद इधर की तरफ, ठीक है। इसमें 6 फेसेज है, 6 एरिया का डायरेक्शन किधर किधर होगा ये हम लोग समझ चुके हैं। उसी तरह एक सिलेंड्रिकल बॉडी अगर लिया जाए बच्चों, एक सिलेंड्रिकल बॉडी, जैसे मैंने क्यूब लिया है यहां पे, अगले पेज में मैं दिखा देता हूं, या इसी पेज में आप देख सकते हो, यहां पे सेकंड नंबर में मैंने यहां एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिया, सिलेंड्रिकल बॉडी। और सिलेंड्रिकल बॉडी में किस तरह के कितने एरिया होते हैं ये देखिए जरा। तो मैंने मान लिया ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर लूं रे, सिलेंडर ऐसा आ जा, हाँ चलो यहां जाओ। ये सिलेंडर है बच्चों और इसमें देखो 3 फेस होते हैं। जैसे ये आपका मेरा मार्कर आपको यदि दिख रहा होगा तो ये एक सिलेंड्रिकल, यहां से लेकर यहां तक सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्म तो नहीं है फिर भी है। इसमें एक एरिया ये होता है, एक एरिया इधर वाला होता है और एक कर्व सरफेस एरिया होता है, जैसा कि आपको यहां भी दिखेगा, यहां देखे, यहां देखे, ये वाला एक एरिया दिख रहा है, ये इसमें 3 एरिया है। तो 2 तो सर्कुलर एरिया हो गया, सर्कुलर बेस जिसको बोलते हो, एक एरिया आपको यहां दिख रहा होगा, इस एरिया का डायरेक्शन बच्चों इधर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर होगा जो कि पायर स्क्वायर होगा, और इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा ये इधर की तरफ होगा और ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एरिया ये हो गया, तो मैं इसको A1 मान लेता हूं, इसको इस एरिया वेक्टर को A2 मान लेता हूं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, कर्व सरफेस के अगर ऊपर में कोई छोटा सा अगर मैंने पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बोल दिया कि इसका एरिया है DA, यानी इसी सिलेंडर का कुछ पार्ट है छोटा सा, इसके एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसको मैं बोल दिया DA, इसको मैंने बोल दिया DA, स्मॉल एरिया। जैसे ये जो सरफेस है बच्चों, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो अगर मैं यहां पॉइंट मानूंगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। अगर मैं आपके सामने यहां पॉइंट मानूंगा अगर, तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, आपकी तरफ होगा, आपकी तरफ। अगर मैं नीचे कोई छोटा सा एरिया बच्चा सा एरिया कंसीडर करूं तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसमें 3 तरह के एरिया होते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी में, 2 तो आपका बेस का एरिया हो गया और तीसरा हो गया इसका कर्व सरफेस का एरिया। अगर मैं यहां नीचे लेता, यहां नीचे कोई छोटा सा एरिया कंसीडर करता तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होता है, ये होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो आप एक्चुअली में समझ चुके होंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है और 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए एरिया वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब काम देगा आपको फ्लक्स निकालने में, चूंकि अगला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। ये बेस है, ये बेसिक्स है, इसको समझना भी जरूरी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्लेन एंगल किसको कहा जाता है बच्चों, ठीक है। प्लेन एंगल होता है बच्चों एक्चुअली में कि कोई भी एक लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बनाया, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये लाइन है एक AB, ये लाइन एक AB है और ये लाइन इस पॉइंट O पर, इस पॉइंट O पर कितना एंगल बनाया, ये मेजर करना है। अगर जैसे मान लो आप यहां से आंख लगा के देख रहे हो, एक लाइन है ऐसे मैं देख रहा हूं, ये मेरी आंख पे कितना कोण बनाएगा, एंगल कितना बनाएगा, तो मैं दोनों एंड को अपने आई से कनेक्ट कर दूंगा, इस एंड को भी और इस एंड को भी, ये कितना एंगल होगा ये पता कर लेंगे। तो ये लाइन कितना एंगल बनाएगा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं। चलो देखो जरा, ए पॉइंट को भी इससे मिला दो और बी पॉइंट को भी इससे मिला दो और देखो ये कितना एंगल बनाया, ये मान लो कितना एंगल बनाया, थीटा। इसे को कहा जाता है बच्चों प्लेन एंगल। एंगल मेड बाय
स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये थीटा है और सपोज करो ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, वो का वैल्यू r के बराबर है और ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया l, और आप पढ़े होंगे थीटा इक्वल टू होता है l बाय r के बराबर। और इसको मेजर करते हैं बच्चों हम लोग रेडियन, किस में मेजर करते हैं? प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। और पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है बच्चों, पाई रेडियन का, ये जानते होंगे डिग्री में कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है l बाय r के बराबर। अब ये सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल क्या है इसको समझते हैं, जरा ध्यान से समझना। इस कॉन्सेप्ट पे जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि सॉलिड एंगल एक्चुअली में है क्या। सॉलिड एंगल क्या है? ये सॉलिड एंगल क्या है? देखो, ये सॉलिड एंगल बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे छोटा सा सरफेस ले लेता हूं। ये सरफेस है मान लो, ठीक है। ध्यान देना इस चीज पे, ये सरफेस है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं बच्चों, ये प्लेन एंगल जब भी हम लोग निकालते हैं प्लेन एंगल, तो करते क्या है ये देखो जरा, करते क्या है ये जो, जैसे मान लो ये एंगल मुझे थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर इसको पूरा कंप्लीट कर दोगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। इस चीज को भी समझना जरा, ये पूरा कंप्लीट कर दोगे तो सर्कल, जैसे मैं यहां बना के दिखा देता हूं। जैसे ये ओ पॉइंट है, ठीक है, मैंने यहां लाइन लिया और इधर बना के दिखा देता हूं बच्चों, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आए रे बच्चा। यहां पे एक लाइन है बच्चों, ये एक लाइन है। अब मैं चाहता हूं कि ये ओ पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये मिला दिया। अब बच्चों ये एंगल बोलो, चाहे ये एंगल बोलो, चाहे ये एंगल बोलो, सब तो सेम ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस थीटा को निकालने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जितना बड़ा मन है उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये एंगल निकालना है मुझे, यानी ये एंगल निकालना है थीटा, तो मैं इसके लेंथ को कितना मान लिया, एल मान लिया, और इसके रेडियस को कितना मान लिया मैंने, आर मान लिया, और ये एंगल को क्या माने हो, थीटा, एंगल को क्या माने, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा दिए, एल बाय आर। यानी जब भी एक लाइन एंगल बनाता है तो हम लोग एक सर्कल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, सर्कल कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा। इसके लिए कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर दो और उसका रेडियस मान लो कितना है, आर है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये लाइन कितना एंगल बनाएगा, यही एंगल बनाएगा जो ये आर्क बनाएगा। जो ये आर्क इस सेंटर पे एंगल बनाएगा वही ये लाइन भी बना रहा है। साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब समझिए सॉलिड एंगल में क्या होता है बच्चों। ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं कि एक लाइन कितना किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल बनाएगा। मान लो ये कैसा एरिया है, ये ऐसा एरिया है, कैसा एरिया है रे, कैसा रे सिंघम, ऐसा एरिया, ये एक एरिया, ठीक है। ये एक पार्टिकुलर एरिया है और मैं आपसे पूछूं कि ये एरिया इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, और थोड़ा दूर पॉइंट को ले जाओ तो देखो इस पे, इस छोटे से पॉइंट पे ये एरिया, पार्टिकुलर एरिया कितना एंगल बना रहा है। ये एरिया कुछ इस तरह है बच्चों, जैसे मैं अपने हाथ को एरिया मान लो, तो ये एरिया कुछ इस तरह है और ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ये पूरा एरिया इस पे कितना एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें 4 लाइन है, ध्यान से देखना, 4 लाइन है, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक ए डी, 4 लाइन है। हमने देखा क्या कि एक लाइन कितना एंगल बनाया, एक लाइन जो है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो ए बी है, जैसे यही मैंने लाइन लिया, एक लाइन कितना एंगल बनाएगा, तो मैं इस दोनों को मिला दूंगा, ये एंगल बनाएगा। तो मैं यही करने जा रहा हूं, हर लाइन को पॉइंट ओ से मिलाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, हर लाइन को पॉइंट ओ से मिलाने जा रहा हूं। ये पॉइंट बी मान लिया मैंने, ये ए बी सी डी। चलो ए बी कितना एंगल बनाएगा ओ पे, ए बी, ध्यान से देखना, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो ए बी कितना एंगल बनाएगा, तो मैंने ए को भी इससे मिला दिया, बी को भी इससे मिला दिया। ये एंगल कितना बनेगा रे बच्चा, ये एंगल बना, ठीक है। अब बीसी क्या करेगा, बीसी ये लाइन है, बीसी कितना एंगल बनाएगा ओ पे, तो बी को भी मिलाएंगे और सी को भी मिला देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सी को भी इससे मिला दिया। सीडी कितना एंगल बनाएगा, सीडी ओ पॉइंट पे, तो सी को भी मिला दो और डी को भी मिला दो, ये एंगल बनाएगा सीडी। और एडी कितना एंगल बनाएगा, एडी, तो ए को भी मिला दो और डी को भी मिला दो, ये एंगल बनाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे
देखो ए बी जो एंगल बना रहा है वो कुछ इस तरह का एंगल बना रहा है। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर दूं, पतला पतला हो जा रही, कलर भी चेंज हो जा रही। हाँ, ए बी कितना एंगल बनाया बच्चों? ए बी ये एंगल बनाया सर। बीसी कितना बनाया? बीसी ये एंगल बनाया सर, थोड़ा सा एंगल छोटा सा देख रहा होगा। सी डी कितना एंगल बनाया? सी डी ये एंगल बनाया सर, ठीक है। और एडी कितना एंगल बनाया? एडी ये एंगल बनाया, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये एंगल बनाया। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। मैं इसको फिर से दिखा देता हूं, फिर से इसी लाइन को, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ठीक है। ये जो पार्ट है बच्चों, ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा। ये अगर मैं यहां से क्या करूं, ये एंगल जो बना, ये टोटल एंगल जो बना यहां पे, क्या ये प्लेन एंगल हो सकता है? ये चारों जो मिलके बनाया है सरफेस, क्या ये प्लेन एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो एंगल बना यहां पे, ये टोटल एंगल जो बना, इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी किसी भी पार्टिकुलर सॉलिड के द्वारा किसी पॉइंट पे, यानी किसी पार्टिकुलर सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पे बनाए गए एंगल को ही बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। देखो, कोई लाइन अगर एंगल बना रहा है किसी पॉइंट पे, तो इसको प्लेन एंगल बोलेंगे। लेकिन कोई पार्टिकुलर एरिया है, ये इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो इसके सारे पेरिफेरी वाले पॉइंट्स को मैं यहां पे मिला देता हूं। तो ये एरिया जो एंगल बनाएगा बच्चों, ये एरिया, ये इस तरह का कुछ एंगल बनाएगा जिसको सॉलिड एंगल कहा जाता है, ठीक है। यानी किसी सरफेस के द्वारा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब इसको मेजर कैसे करेंगे ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इट इज थोड़ा सा मोटा हो जाए, मोटा भाई। इट इज द एंगल मेड बाय अ सरफेस एट अ गिवन पॉइंट। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई एरिया जो होगा या कोई सरफेस जो होगा, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। इसको बच्चों इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। इस सिंबल को ओमेगा बोलेंगे, ओम ना बोलना, ओम, ठीक है। ओमेगा भी बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। ये लग रहा होगा ओम की तरह, लेकिन ओमेगा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसको मेजर कैसे करें। मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हर लाइन जो एंगल बनाया है उसको एक ध्यान से देखना जरा। हर लाइन जो एंगल बनाया है, जैसे ए बी ने ये एंगल बनाया है, बी सी ने ये एंगल बनाया है, और सी डी ने ये एंगल बनाया है, और ए डी ने ये एंगल बनाया है। अब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक पार्ट जो होता है बच्चों, ये एक स्फीयर का पार्ट है। अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दूं पूरा, तो ये एक गोला हो जाएगा। पूरी तरह से गोल नहीं हुआ, लेकिन इमेजिन करो, ये एक गोला बन जाएगा, गोला। इसको बच्चों ये सर्कल मत समझना, ये स्फीयर बनेगा। और इस स्फीयर का रेडियस मैंने मान लिया आर के बराबर। तो ये एक पार्टिकुलर एरिया होगा, ये जो होगा ये एक पार्टिकुलर एरिया होगा किस पे, सॉलिड पे। यानी कि ये स्फीयर पे एक पार्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को मैंने मान लिया डी ए। इस एरिया को मैंने कितना मान लिया, डी ए मान लिया। और रेडियस कितना मान लिया, आर। किसका, ये स्फीयर का। और ये स्फीयर का सेंटर हो गया जहां पे ये सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है। अब सॉलिड एंगल ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ओमेगा। तो मैं इसको डी ओमेगा बोल देता हूं, क्योंकि ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना के एंगल को डी ओमेगा बोल दिया मैंने। जैसे डी थीटा बोलते हो उसी तरह से डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो एरिया है डी ए, इसको डिवाइड कर दो रेडियस के स्क्वायर से, रेडियस के स्क्वायर से। देखो एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये सरफेस जितना एंगल इस पॉइंट पे बनाएगा, उतना ही एंगल ये सरफेस भी बनाएगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये सरफेस भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो इस एरिया के द्वारा एंगल यहां पे बने या फिर इस एरिया के द्वारा एंगल बने, दोनों सेम ही होगा। और ये होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी ए बाय आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर। अब यदि मैं बात करूं कि पूरा स्फीयर जो है, पूरे स्फीयर का जो एरिया होगा, ये यहां पे सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं प्लेन एंगल की,
अगर मैं पूरा प्लेन एंगल पूछूं, ये पूरा सर्कल इस सेंटर पे कितना कोण बनाएगा, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर पूरा सर्कल ये बनाएगा 360 डिग्री का एंगल। यानी टोटल प्लेन एंगल जो होता है, टोटल प्लेन एंगल का मतलब हो गया किसी सर्कल के द्वारा उसके सेंटर पे बनाया गया कोण, ये होता है 360 डिग्री, जिसको आप 2 पाई रेडियन बोलते हो। ठीक है, उसी तरह से हम निकालना चाहते हैं कि ये टोटल सॉलिड एंगल, ये जो टोटल स्फीयर, देखो स्फीयर का ये पार्ट से बनाया ये एंगल, छोटा सा पार्ट, जैसे ये गोला है, फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल में ऐसे ऐसे मार्क किया रहता है, ये छोटा छोटा एरिया में मार्क रहता है ऐसे, तो एक पार्टिकुलर जो एरिया है फुटबॉल का, वो सेंटर पे जो एंगल बनाया उसको मान लेते हैं हम लोग डी ओमेगा। ठीक है, अब पूरा सरफेस मिलकर इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये कैसे निकाले? इसको निकालने के लिए यहां से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। और बच्चों सबसे पहले ये भी जान लो कि सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है, सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, इन स्टेरेडियन नहीं, स्टेरेडियन, रेडियन में मापते हैं किसको? प्लेन एंगल को, और इसको स्टेरेडियन में भी मापते हैं, या रेडियन स्क्वायर भी बोलते हैं बच्चों इसको, रेडियन स्क्वायर। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकाले हम लोग? तो डी ओमेगा, यानी कि ये एंगल, छोटा सा एंगल, ये सरफेस कितना एंगल बनाया ये पता चल गया, डी ओमेगा के बराबर है। इसलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल सॉलिड एंगल जो होगा, टोटल सॉलिड एंगल का मतलब हो गया पूरा स्फीयर मिलके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, टोटल सॉलिड एंगल इज ओमेगा, और ये हो जाएगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला फुटबॉल पे देखोगे बहुत सारे ये स्क्वायर टाइप का बना हुआ होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, फुटबॉल पे इस तरह का मार्क किया हुआ रहता है नहीं जी, रहता है। तो मान लो एक पार्टिकुलर सरफेस है जो सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, अब सब मिलके कितना बनाएगा, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, कुछ ये वाला सरफेस बनाएगा एंगल, कुछ ये वाला सरफेस बनाएगा, टोटल सरफेस कितना बनाएगा एंगल, तो इसको क्या करेंगे, छोटे से एंगल को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यदि इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो किसको इंटीग्रेट करना होगा, डीए बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होगा। तो 1 बाय आर स्क्वायर, रेडियस तो कांस्टेंट है बच्चों, स्फीयर का रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर निकाल लेंगे, एरिया होगा डीए के बराबर। तो डीए मतलब क्या, छोटा छोटा एरिया जोड़ो, डीए मतलब डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए के बराबर। ठीक है, और ए का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा, तो पूरे स्फीयर का एरिया हो जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर गया, यानी टोटल सॉलिड एंगल जो बनता है बच्चों, ये 4 पाई स्टे रेडियन के बराबर होता है, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ठीक है, चलो अब हम लोग ये जानते हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं समझने की कोशिश करना। ओमेगा बराबर 4 पाई, ये क्या है एक्चुअली में बच्चों, ये है टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय स्फीयर एट इट्स सेंटर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये सब कुछ अच्छी तरह से देख लो। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डीए बाय आर स्क्वायर के बराबर, ये कुछ नहीं है बच्चों, माइनस मत समझ लेना, हाँ डीए बाय आर स्क्वायर, ये क्यों नहीं जा रहा है, डीए बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एरिया और रेडियस के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो सॉलिड एंगल मिलता है कि ये एरिया कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कि ये जो अभी तो आपने समझा कि सॉलिड एंगल क्या होता है, कितने के बराबर होता है, 4 पाई स्टे रेडियन के बराबर टोटल। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई स्फीयर का कोई छोटा सा टुकड़ा है, कैसा टुकड़ा रे, मैं बना के दिखाता हूं बच्चों, ये एक स्फीयर का, जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर है, सिंपल सोच के देखना जरा, मान लीजिए ये एक गोला है, पूरा गोला का सरफेस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता रे, 4 पाई रेडियन। अगर मैं बोलूं कि मैं इसमें से एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा टुकड़ा काट लूं, ये टुकड़ा नहीं है रे, ऐसा टुकड़ा रे, कैसा टुकड़ा रे सिंघम, ऐसा टुकड़ा, और ये गोला का मैंने एक छोटा सा स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया। ठीक है, इसका ये पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये जो सरफेस है उसका सेंटर हो गया ये,
ठीक है, ये गोला मैंने काट लिया। अब बोलूंगा मैं ये गोला वाला सरफेस जो है, ये स्फीयर जो है, छोटा सा जो पार्ट है, ये सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो देखिए मैं इसको कैसे निकालने जा रहा हूं। इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, हालांकि डेरिवेशन भी है बच्चों, लेकिन डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं बनाने जा रहा हूं एक स्फीयर, बड़ा सा गोला, जरा सा मैं जरा सा छोटा सा गोला बना लेता हूं रे, 3D ये गोला बना लेता हूं। ऐसा कैसा रे सिंघम, ऐसा ऐसा गोला बना लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि इसका कलर जो है बच्चों वो चेंज हो जाए, छोटा सा गोला बन जा रे, ये गोला का छोटा सा टुकड़ा रे बच्चा। ठीक है, और मैं इसको बच्चों थोड़ा सा रोटेट कर देता ऐसा। ठीक है, ये गोला का कोई एक कटोरी तरह की लग रहा है, कटोरी की तरह देख रहे होगे, है थोड़ा छेड़ा थोड़ा ज्यादा घूम गया। ठीक है, ठीक है, मैं इसका एक एक्सिस ले लेता हूं बच्चों, इसका एक्सिस, एक्सिस रे एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, और इधर की तरफ ऐसे। ठीक है, और ये जो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, उसका जो ये सरफेस होगा, ये सर्कुलर सरफेस होगा, इसका सेंटर क्या होगा, वो हो जाएगा। ठीक है, पूरे गोले का सेंटर कहीं ना कहीं होगा बच्चों, पूरा गोला मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह बनेगा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो मैं इस गोले का, पूरे गोले का सेंटर मैंने कहा मान लिया, यहां पे। ठीक है, अब इस गोले के एंड को मिलाता हूं मैं बच्चों। पहले तो मैं एक लाइन मिलाना चाहूंगा, एक लाइन मैं गाना चाहूंगा, एक लाइन में ये मिलाना चाहूंगा। ठीक है, सपोज करो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये बेस का लाइन हो गया बच्चों, ये लाइन जो है, ये लाइन कौन सा लाइन, कौन सा लाइन सर, यहां पे सपोज करो इसको भी मिला दिया मैंने, इसको भी मिला दिया। ठीक है, अब सपोज करो कि ये एंगल है बच्चों अल्फा, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस कितना एंगल बनाएगा, यहां पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, ये पूरा जो सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। तो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों सॉलिड एंगल का, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर। ये फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझो बात को, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। और अल्फा एंगल कहां से मेजर करना है, ध्यान देना, पहले इसका देखना है एक्सिस कहां है, ये एक्सिस, गोला का एक्सिस कहां है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि ये एक्सिस जो है, उसके बाद ये जो सरफेस है, ये सरफेस इससे कितना एंगल ऊपर तक है, इसको अल्फा बोलते हैं। आप इसको वर्टेक्स बोल सकते हो। किस केस में वर्टेक्स बोल सकते हो, जैसे मैं यहां पे एक शंकु ड्रॉ करूं, यानी कि एक कोन ड्रॉ करूं, बात को समझना, 3D में है कोन, 3D में है, ये ऐसा कोन है। सपोज करो मैंने ऐसा कोन ड्रॉ किया, ठीक है, और इस कोन को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रोटेट कर दूं ऐसा। ठीक है, इसको मैंने यहां लाया, अच्छा इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो और बेस्ट है। क्या इससे कंपेयर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से, सारा चीज समझ में आएगा। ये एक शंकु है, आपको पता होगा, इस शंकु में मैंने इसका बेस और हाइट, इसका मैं दिखा देता हूं बच्चों, बेस और हाइट कैसे दिखाएं, बेस और हाइट कैसे दिखाएं। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा इसका डायमीटर, बेस का डायमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है, और ये इसके सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ये जाएगा। अब ये जो कोण है, ये कोण जो है यानी शंकु, ये इसका ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स का जो एंगल ये होगा सेमी वर्टिकल एंगल, इसको कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये सेमी वर्टिकल एंगल आपको पता है, अगर ये एंगल है अल्फा, तो ये टोटल सरफेस जो है, ये टोटल सरफेस यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा बच्चों, उसी का फॉर्मूला है यहां पे ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर। ठीक है, अल्फा कौन सा एंगल है, अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं कोण ऐसे बना दूं, कोण मैं ये बना दूं ऐसा, ठीक है,
तो अल्फा एंगल आप किसको बोलोगे? इस एंगल को बोलेंगे। वर्टेक्स पर कितना कोण बना? अगर ये अल्फा पाई बाय 2 के बराबर हो गया बच्चों, देखो जरा, ये अल्फा जो है ये बढ़ के हो गया 0 से, मान लो यहां 0 से बढ़ना शुरू किया और ये हो गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 हो जाएगा तो एक आधा स्फीयर बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मान लो इफ अल्फा इक्वल टू हो गया पाई बाय 2, तो केस हो जाएगा हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, और अर्धगोला, ये जो हेमीस्फीयर है, जैसे मान लो ये हेमीस्फीयर है, सपोज करो ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का सेंटर ये है। अब ये हेमीस्फीयर इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा बच्चों? तो इसके लिए देखो अल्फा कैसे पाई बाय 2 हो गया, ये एंगल होगा पाई बाय 2 के बराबर, इसी को ना अल्फा बोलते हो। इधर वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, इधर वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। जैसे मैंने यहां बोला ये अल्फा और ये भी अल्फा बोला। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाने से यही वर्टेक्स का एंगल हुआ। अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाने से यहां पे जो सॉलिड एंगल बनेगा बच्चों, इसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा के देखो, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा के बदले क्या डालेंगे? पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 0 होता है, यानी कितना स्टेरेडियन का एंगल बनेगा? 2 पाई स्टेरेडियन का एंगल, यानी एक हेमीस्फीयर अपने सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अल्फा का वैल्यू पाई हो गया, अल्फा का वैल्यू पाई के बराबर आ गया, पाई कैसे होगा? तो पाई होने के लिए बच्चों पूरा स्फीयर बनाना होगा आपको। ठीक है, पूरा स्फीयर, तो ये स्फीयर का हो गया सेंटर, ये गोला हो गया। अब इस गोला को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे ऐसे, तो ये एंगल देखो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर पाई हो जाएगा बच्चों। अल्फा बराबर ये टोटल कितना हो जाएगा? पाई। ये टोटल सरफेस कितना एंगल बनाया है? प्लेन एंगल के बारे में बात करें तो ये पाई एंगल बनाया। अल्फा बराबर पाई रख देंगे तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू, यानी ये टोटल सरफेस जो होगा, टोटल स्फेरिकल सरफेस जो होगा, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? सॉलिड एंगल कितना बनाएगा? तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा पाई के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 पाई और 1 माइनस कॉस पाई का मान -1 होता है बच्चों, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, ये ओमेगा, यानी पूरा स्फीयर जो है वो अपने सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बनाता है। और ये आप पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ये चीज, लास्ट में पिछले टॉपिक में मैंने ये चीज बताया था आपको। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का ये आप फॉर्मूला याद रख लो, काफी है। हालांकि इसको डिराइव भी आप कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बच्चों में। ठीक है, तो अल्फा कौन सा एंगल आपको याद रखना है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट भी आप आई होप कि समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उसके बाद गॉसेस लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।